चले बताएं मुझे क्या क्या लगा रही हैं आप। इसमें जीरो क्यों आ रहा है? सर इसमें ये फॉर्मूला ई तो और ई 13 कैसे होगा? ये तो आपके पास डी होना चाहिए ना। ये पहला देखें, क्राइटेरिया डी नहीं होना चाहिए। यहाँ फार्मूले में देखें। जी, यहाँ जी, आपने E14 और E32 लिखा, यहाँ पे डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अच्छा सर। सर ये ई आ रहा है इस पे। ओ नहीं सही। ये हसन, ये अदील राव कौन है? जीरो। नहीं सर, ये नहीं, आदिल राव को नहीं पता सर, ये नहीं तो यार ये पता। पासवर्ड कौन लीक कर रहा है यार? आप लोग क्या करते फिर रहे हो आप? नहीं नहीं, अरे सर ये वो उसमें से अपने बहन भाइयों की आईडी से आ रहे होंगे सर। कौन है लड़का? मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, सही तरीके से आए ये लोग। सर क्लास के ग्रुप में ही होता है, और कहाँ से ज़्यादा लीक नहीं होता सर, क्लास के ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं लिंक। चले रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना देख लिया अभी हसन, आपने निकाल ली है? फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ली सारी? सर मैनुअली करिए, फॉर्मूले से नहीं करिए। चले फार्मूला फिर बाद में अप्लाई कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, मैनुअली कर लिए ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, ये डिटरमाइन कर लिया कि जो आपका एक्स एक्सिस का जो स्केल है, यहाँ आपने विंड डालनी है। जो प्लॉट आपने बेसिकली करना है दैट इज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। जो आपकी जो रेंज है, उस रेंज की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की। ठीक है। तो अब इसने परसेंटेज में निकाल लें, तो टोटल आपके पास जो सम है दैट इज 24। ठीक है। So this is the summation of all the relative probability, जब या relative frequency आप जिसको कह लें, तो उसकी summation है that would be equal to the total count which is should be 24। अब आपने क्या करना है, relative frequency कैलकुलेट करनी है इन परसेंटेज। तो 1 यहाँ पे दिस सेल 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो कि आपके पास 24 है। ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100 देन यू विल गेट 4.2 या 4.17 प्रिसिशन। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, वो तो सिंपल फार्मूला है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द फार्मूला यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट वन। ये आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बता देगा इन परसेंटेज में। ठीक है। परसेंटेज में इसलिए किया है कि थोड़ा सा ग्राफिकली आपको विजुअलाइजेशन हो जाती है, बड़ी वैल्यू नज़र आती है। लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे टरबाइन पावर या विंड फ्लो ड्यूरेशन, तो उसमें हम इसकी परसेंटेज वैल्यू को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल फार्मूला लगा दें, जो सेल है जिसको आपने डिवाइड करना है टोटल काउंट से मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज योर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। उसके बाद इसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आप प्लॉट करें टाइम सीरीज डाटा। ओके। टाइम सीरीज डाटा आपने कैसे प्लॉट करना है, दिस इज द आवर्स। ये आपको आवर्स में गिवन है, फ्रॉम 1 2 3 4 5 आवर्स हैं, 24 आवर्स। एंड देन यू हैव द विंड स्पीड ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। तो आपके पास जो प्लॉटिंग है लाइन प्लॉट है, इसमें आप इसमें दो कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके लिए कैसे होगा सिलेक्शन, कि एक तो आपके पास ये टाइम है। ठीक है।
that should be x-axis, and this is the wind speed that would be on your y-axis. So if you plot these two things, तो इससे आपके क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोफाइल डाटा या टाइम विंड स्पीड टाइम कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्लॉट ड्रॉ करना है। अगेन ये प्लॉट होगा आपका विंड स्पीड के रिस्पेक्ट से, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट विद रिस्पेक्ट टू विंड स्पीड। तो विंड स्पीड में आपके पास जो स्केल्स होगा वो 1 2 3 4 5 6 करके होगा, और वाई एक्सिस पे आपके पास दीज रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आसानी के लिए आप यही जो टाइम का कॉलम है वही ले लें, या आपने जो अलग से रेफरेंस विंड प्रोफाइल मैंने जैसे स्केल डेवलप किया 1 to 24, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बात क्लियर? तो आपके पास जो प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का प्लॉट समथिंग लाइक दिस, और आपके पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी परसेंटेज में, दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलें अफरा से मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं कि क्या चीज, कितना आपने कर लिया काम। अफरा सेब, ये 10 कहाँ से आ गया है? इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कैसे आ गई? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है, 10 गलत निकला है मेरे ख्याल से। हेलो जी जी आवाज आ रही है? सर, अभी फॉर्मूले से सिर्फ ये रेफरेंस वेंट जो 5 थी उस पे रख के मैंने अभी निकाली है, बाकी अभी कर रहा हूं। आपके पास ये वैल्यू गलत है, ठीक है? आप एक काम करें, फार्मूला बाद में अप्लाई करते रहिएगा, आगे काम शुरू करते हैं। हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है एट दी एंड, तो आप पहले इसको मैन्युअली कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसने कैलकुलेट कर ली अभी तक? जी सर कर। दिखाओ फहद, स्क्रीन शेयर करो, चलो यस बताओ। सर, कर ली। प्लॉट किया आप लोगों ने? प्लॉट भी करें साथ, Yes, पूरा sir. रिजल्ट कंप्लीट Yes, करके sir. दिखाएं। यस सर किया। फहद जी स्क्रीन शेयर करो अपनी। सर, वो मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया, मैंने कैमरा ऑन कर लिया, ये शो हो रहा है अगर तो। यार आपको मैंने कहा था उसमें क्या करें ना। चले सर, प्लॉट किया इसको? नहीं सर, अभी प्लॉट वही प्लॉट कर रहा था, आपने कहा था प्लॉट करें। चलो ठीक है, बंद करो। जी मिस नताशा, आपका हो गया काम कि नहीं? रिजवान आपका कहाँ तक पहुंचा? रिजवान हो गया सर। रिजवान आपको आवाज आ रही है? क्या बात है, स्टूडेंट्स नहीं काम कर रहे क्या? मुबशरा आपको आवाज आ रही है? सर ये इसका माइक खराब है, मैसेज किया इसने। स्क्रीन तो शेयर करे, पहले दिखाए, स्क्रीन तो दिखाए कितना काम किया इसने। अजीम आजिम, आपने प्लॉट कर लिए, कहाँ तक पहुंचे आपकी? सर ये फ्रीक्वेंसी निकाल ली, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्लॉट किया सर आपने? प्लॉटिंग सर प्लॉट प्लॉटिंग अभी हो नहीं गई। की सर। प्लॉटिंग किसने की? हसन आपने कर ली? यस सर। दिखाओ। सर ये प्लॉटिंग। हाँ थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर एक्सप्लेन।
सही आपने जो रिलेटिव विंड स्पीड फ्रिक्वेंसी और ये कैसे प्लॉट किया है गलत? अरे सर यार वो तो सर वो मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस को जरा थोड़ा सा रिवर्स कर दिया था। दिखाओ जरा, चलो मुझे पहले प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करो मुझे। अच्छा ये टाइम के यानी जो है हमारे जो ये विंड की स्पीड जो है ये टाइम के हिसाब से जो है ना वो जा रही है ऑनवर्ड। यानी जैसे अगर 0 आवर में तो उसकी स्पीड 0 होगी, लेकिन एट द टाइम जिसका पीक आवर होगा वो 22 यानी 24 घंटे में, यानी इस तरह का स्पेस की जो विंड स्पीड होगी वो हाई हो जाएगी। अच्छा, सबसे ज्यादा स्पीड किस टाइम में आ रही है? वो एवरेज आ रही है किस तरीके से? थोड़ा एक्सप्लेन करो डाटा को। 1 आवर अच्छा एवरेज विंड स्पीड शो कर रहा है कि किस तरीके से ही है? सर ये 1 आवर्स के हिसाब से जो है विंड 1 स्पीड आवर एवरेज शो विंड कर स्पीड दे रहा है ना, ठीक है। एवरी रहा है। आवर यस का सर। प्लॉट किया है कि एक पहले आवर में दूसरे आवर में, तो मैक्सिमम जो विंड स्पीड होगी किस आवर्स में हमारे पास रिसीव हो रही है यहाँ पे? सर ये हो रही है 21 से 23 के दरमियान। अच्छा, कैन यू चेंज द स्केल ऑफ दिस एक्स एक्सिस? मतलब जितनी मैक्सिमम है 24 तक प्लॉट करें आपने, व्हाई यू प्लॉट 30 अप टू 30? हाउ वुड यू डू दैट? देखना पड़ेगा सर। अरे नहीं भाई, इसको बंद करो, एक्स एक्सिस पे क्लिक करो। यहाँ पे जो थर्ड वाला कॉलम है, थर्ड वाला रो, ऊपर जाओ। हाँ, ये इस पे क्लिक करो, साइज पे जाओ। ये नहीं, आपने एक्सिस को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, आपने पूरे चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। नहीं, क्लोज नहीं सर करना। सर ये एक्सेस आ गया। अब करो ये, अब ये 30 लिखा हुआ है ना, ओ इसको 24 या 24 कर दो, या 25 कर दो। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू स्केल इट। अगर आपने एक्स एक्सिस के पॉइंट्स चेंज करने 149 आ रहा है, इसको हाउ यू गोइंग टू चेंज इट? ये मिनिमम आप 0 करें, ऊपर मिनिमम 0 रखें, यस रीडेबल होना चाहिए ना, और मेजर एक्सिस 1 कर दें यूनिट्स में, ठीक है। सो द डाटा शुड बी रीडेबल, ओके। यस सर। चलें, अब मुझे बताएं किस एक्सिस पे मैक्सिमम आ रही है, किस किस विंड स्पीड के ऊपर, या किस सर आवर जो में, सॉरी किस आवर में मैक्सिमम आ रही है? 22 में आ रही है, 22 पे मैक्सिमम हो रही है एग्जैक्टली, विंड तो स्पीड। 22 का और जो आवर है आपके पास, 21 और 22 के दरमियान आपके पास जो है मैक्सिमम विंड स्पीड रिसीव होगी, एवरेज है, ओके। yes, अच्छा, चले आप मुझे दिखाएं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का प्लॉट बताएं मुझे, एक्सप्लेन करें। तो फ्रीक्वेंसी वाला किया, रिलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला नहीं किया। ये दो क्यों आ रहे हैं? सर वो बार चार्ट आपने बना एक्स एक्सिस गलत लिया ना, विंड स्पीड प्रोफाइल, आपको विंड प्रोफाइल थोड़ी, ये वाला प्रोफाइल थोड़ी लेना था आपने था, फिर कौन सा लेना था? भाई। अब आपने इसको स्केल डाउन, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी स्केल डाउन कर दिया ना, अब रेंज में दे दिया आपने, तो 1 2 3 4 5 6 दिस इज योर रेंज। सर 13 आवर पे फ्रीक्वेंसी भी गलत लिखी हुई है, 2 है, 1 लिखी हुई है कहाँ है 2? 13 आवर पे। 1 ही है 13 मेरे और ख्याल से, 2 नहीं है। 1 ही है भाई। सर 2 बार है सर, लास्ट में भी एक 12.7 भी है हमारे पास। 12.7 24 जो है कितनी है आपके पास? सर 23rd पे हमारे पास 12.7 भी अवेलेबल है। 13। हाँ तो एक ही है ना, एक ही है, 1 ही आएगी भाई। 1 1 का रेशियो है सारा, और एंड में 0 है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ होनी है सर। वो जो विंड स्पीड की वो नहीं है, 1 1 ही होगी सर। 1 आएगी यार, किसकी बात कर रहे हो? 13 की कह रहे हो ना? सर 1 ही आएगी, 13 से 12 से हाँ 13 1 में से आएगी, एक ही आ रहा है। सर 1 है 13 पे। ठीक है, वो 13.5 है, वो 14 में आता है। अच्छा, ये एक्सिस सही करो, आपका एक्सिस के प्लॉट लगता है आपको समझ नहीं आया सही, देखो दो अलग चीजें हैं। यह विंड प्रोफाइल एक्स एक्सिस पे नहीं आएगी, ये आपने उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली है, ठीक है। सर तो करूँगा इसमें सर, देखो समझ अब नहीं आपने जो आता। टाइम है, जो एक्स एक्सिस है, यस यहाँ पे आपने रेंज में डिफाइन कर लिया ना। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब ये डिस्क्रीट में आप करो, कह रहे हो 1 में जो रेंज है, 1 में जो आपका प्लॉट है, ये फ्रिक्वेंसी है जो 1 और 0 से 1 के दरमियान है, ठीक है। इस 2 में जो फ्रिक्वेंसी है, काउंट है ना ये बेसिकली 2 पे, आप कह रहे हो 1 और 2 के दरमियान है, सो यू विल नॉट हैव दिस कर्व,
दिस इज नॉट नीडेड। एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम विंड स्पीड आएगी विद योर रेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 24। दैट शुड बी योर विंड स्पीड। ओके, यस तो सर। चेंज करो। यहाँ पे आप कॉलम सेलेक्ट करें, ये 1 2 टाइम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लें। टाइम विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जो है ना प्लॉट कर दें। सर विंड के अकॉर्डिंगली नहीं करनी? ये बेसिकली विंड ही है, ये टाइम जो आपने रेंज दे दी ना यार। या तो आप एक और कॉलम बना दो, बात समझ नहीं आ रही। विंड को हटा, विंड नहीं सिलेक्ट करना है यार आपने। अच्छा सर, मैं समझ गया। चले, बात समझ आ गई यहाँ पे? यस सर। जी मिस नताशा, आपने कितने ड्रॉ कर लिया, काम किया आपने? हदीद, हदीद खालिद। यस सर। आपका कहाँ तक काम हो गया? एक्सरसाइज कितनी परफॉर्म किया? सर प्लॉटिंग कर रहा हूँ सर। प्लॉटिंग हो गई, स्क्रीन शेयर करें। कर रहा था सर अभी। एक मिनट सर, जल्दी करें, इसको भी खत्म करें, इसमें फिर एक्सरसाइज और आएगी एंड देन। चले मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं डाटा शीट को रीड कैसे करना है और हाउ वी गेट द डाटा। सर आ रही है स्क्रीन शेयर? जी जी, एक मिनट। हाँ जी आ रही है। आपने टाइम गलत प्लॉट किया आपने। सर ये कर रहा था मैं, एक्सिस सेट कर रहा था। चले आप एक दफा देख लें मेरे प्लॉट्स किस तरीके से, आप उसको रेफरेंस के तौर पे ले लीजिएगा और बाद में इसको ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, चीजें समझ आ गई कैलकुलेशन कैसे की है। सो व्हाट वी हैव डन सो फार, हमने डिटरमाइन किया है कि हमारे जो विंड की जो स्पीड है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 24 आवर में आने की। ठीक है, उसमें हमने रेंज डिफाइन की जो हम उसको एनालाइज कर, जैसे स्पीड रेंज है 1 2 3 अप टू 24 मीटर पर सेकंड। उसके कोरस्पोंडिंगली हमने डिटरमाइन किया कि 1 मीटर परसेंट जो स्पीड है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सिस्टम में या हमारे उस लोकेशन के ऊपर। So here you can see those plots. So this is the relative frequency of occurrence of wind speed in percentage, और this is now the actual value counts हैं basically ये। तो इसमें अगर आप ये देखें, ये बताता है कि तकरीबन 4% जो प्रोबेबिलिटी है, या ये कह लें 0.04 प्रोबेबिलिटी है 1 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड आने की। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें जो मैक्सिमम हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 4 के ऊपर है और 8 के ऊपर है। ठीक है, तो दोनों की तकरीबन है बराबर है 17 या 18% की। इसमें आपके पास तकरीबन 0.17 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड विंड ब्लो होने की या 8 मीटर पर सेकेंड विंड ब्लो होने की। ठीक है, सो आफ्टर 16 मीटर टू 24 यू विल नेवर गेट इट, यानी कि ये आपके पास विंड ब्लो ही नहीं करेंगे सिस्टम में। ओके, यहाँ तक क्लियर? जी अच्छा, अब मैं आपको डाटा शीट थोड़ा सा बताता हूँ। डाटा शीट पे अब हमने क्या अप्लाई करना है, हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि अगर हम इस फ्रिक्वेंसी यानी कि इस विंड प्रोफाइल के ऊपर हम विंड टरबाइन इंस्टॉल करते हैं। डाटा शीट है E70, उसकी जो विंड टरबाइन को इंस्टॉल करेंगे तो हम कितनी एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट या हासिल कर सकते हैं इन 30 डेज में। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है एक पूरे मंथ में हम कितनी एनर्जी जो है वो हासिल कर लेंगे इस टरबाइन को इस्तेमाल करके। सो नाउ व्हाट वी हैव द
डाटा शीट मैंने आपको दे दी थी, आप लोगों ने देखा है डाटा शीट को? जी आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है डाटा शीट की कि नहीं? जी बताएं। यस सर है। यस सर आ रही यस है। सर हो रही ठीक है, है। यस चलें इसमें हम जाएंगे E70 के ऊपर। ओके, लेट्स जूम इन। अब आपके पास दो चीजें आ जाएंगी। ये एनरकॉन का टरबाइन है, इसमें जो रेटेड पावर दी है दैट इज जो उसकी कह सकते हैं मैक्सिमम पावर या रेटेड पावर कह लें 2300 किलोवाट, दैट इज अबाउट 2.3 मेगावाट का ये विंड टरबाइन है। ठीक है, दिस इज रियल डाटा शीट जो मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आप देख लें, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसमें हम इंडिविजुअल पार्ट के ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। तो ये आपको कर्व देगा विच इज कैलकुलेटेड पावर कर्व। इसमें दो कर्व्स हैं, एक तो है पावर कर्व जो मैंने आपसे वाइवा में पूछा था, और एक आपका कहलाता है पावर कोएफिशिएंट कर्व जो कि एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें सीपी फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज योर सीपी कर्व, पावर कोएफिशिएंट कर्व, एंड दैट इज योर पावर कर्व इन किलोवाट। ये आपको डाटा प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू विंड स्पीड के एट द हब हाइट। ये हब हाइट के ऊपर जो है विंड स्पीड के। अच्छा, अभी हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमारे पास जो विंड प्रोफाइल है वो हब हाइट के ऊपर ही है, लेकिन लेट्स अज्यूम अगर आपके पास हब हाइट पे विंड स्पीड गिवन नहीं है, अगर आपके पास किसी रेफरेंस हाइट के ऊपर जैसे 5 मीटर पर सेकंड है या 10 मीटर पर सेकंड है, उस हाइट के ऊपर अगर आपको विंड स्पीड गिवन है तो आप विंड शेयर फार्मूला, जो मैंने आज आपको फार्मूला दिखाया था रेफरेंस क्लास का या रेफरेंस लेंथ को यूज करते हुए, आप उसको हब हाइट के ऊपर विंड स्पीड कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद वो विंड प्रोफाइल आप यूज करेंगे अपनी एनालिसिस में। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे हब हाइट से मुराद कितनी है वो डाटा शीट मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में दिखाऊंगा, लेकिन आप नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 70 का मतलब है ये 70 मीटर होगा, 70 मीटर, 71, 72, 70 की रेंज में जो मीटर है, मीटर पर जो हाइट है ये उसको रिप्रेजेंट करता है मॉडल नंबर। ओके, यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये कर्व ये बताता है कि विंड की स्पीड अगर 15 मीटर पर सेकेंड होगी, अगर ये टरबाइन, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम रेटेड पावर आपको डिलीवर करेगा विच इज 2.3 मेगावाट। इसी तरीके से सोन अप टू 25 मीटर पर सेकेंड अगर इस हवा फ्लो होगी तो उसमें ये आपके पास आपको अप टू रेटेड पावर देगा। लेकिन जब आपकी विंड स्पीड इसकी बिलो रेटेड होगी अप टू लाइक दिस, तो अगर आप ये देखें जो कर्व है इसको फॉलो अप करेगा। अब हमने ये कल फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो विंड प्रोफाइल है उससे हम कितनी एनर्जी यील्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली विंड वेरिएबल है, जो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली उससे हमें पता चल गया, हमारे पास विंड प्रोफाइल डाटा है। अब हमने इससे हमने एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है। अच्छा, टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, एक तो कर्व भी गिवन है आपके पास, ये कर्व इन्होंने कैसे ड्रॉ किया, ये पूरा डाटा आपको उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो पहली फर्स्ट स्टेज में आप क्या करोगे, ये पूरा जो डाटा है विद रिस्पेक्ट टू विंड स्पीड, जैसे 1 मीटर पर सेकंड पे 0 पावर जनरेट करेगा, 2 मीटर पर सेकंड के ऊपर 2 किलोवाट पावर जनरेट करेगा, 3 के ऊपर 18 किलोवाट। ये पूरा डाटा जो है आप कॉपी करके इस एक्सेल शीट में इंसर्ट कर लें। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जो आपके पास कॉलम होगा दैट यू हैव टू कॉपी दिस वैल्यूज। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोट करें, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये पावर उन्होंने किस एयर डेंसिटी के ऊपर कैलकुलेट किया। तो अगर आप ये देखें, नोट डाउन करें थोड़ी सी, जो एयर डेंसिटी का जो भी बताई हुई है 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऊपर उन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है, बात क्लियर? जी अच्छा, अब देख लें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, दिस इज फॉर E70 E4, दिस इज द मॉडल। यहाँ पे रेटेड पावर है 2.3 किलोवाट। यहाँ पे जो रोटर डायमीटर जिसके लिए आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस टरबाइन, या मतलब ये अवेलेबल ही होता है इसी हाइट के ऊपर, सो यू विल हैव 71 मीटर हाइट।
इसमें हब हाइट जो है, सॉरी ये रोटर डायामीटर है, ओके मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे रोटर डायामीटर बताता है मॉडल नंबर। ये 71 मीटर जो है रोटर का डायामीटर है। उसके बाद हब हाइट है, आप इसको किस किस हाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज 57 मीटर, 64 मीटर, 85 मीटर, 98 और 113 मीटर जो है हाइट के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके बात क्लियर? यस सर। इसमें कुछ जोन की बात है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, छोड़ें इसको, बाद में देख लेंगे डिटेल में। अच्छा दूसरा इसमें बताया है कि ड्राइव ट्रेन विद जनरेटर, इसमें हब की डिफरेंट टाइप्स है, कौन कौन से रिजिड है स्ट्रक्चर। उसके बाद मेन बेरिंग इसमें डबल रोल टेपर सिलेंड्रिकल रोल बेरिंग इस्तेमाल किया, मैकेनिकल गियर की बात कर रहा है। जनरेटर किस टाइप का लगा है, एनरकॉन का डायरेक्ट ड्रिवन जनरेटर है। ये कन्वर्टर जो मैंने आपको 5 टाइप्स बताई थी फुली रेटेड कन्वर्टर्स की, वो वाली है। ट्रक ड्रिवन डायरेक्ट ड्रिवन जनरेटर भी इसको कहते हैं, यानी कि इसमें कोई गियर बॉक्स नहीं है, रोटर डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टेटर के साथ, इसमें मल्टीपोल्स इस्तेमाल किए होंगे। उसके बाद ये देखें ग्रिड के साथ ये कैसे फीड हो रहा है, उसमें आपके पास जो एनरकॉन बेसिकली अपना इन्वर्टर जो उन्होंने डिजाइन किया है उसको इंस्टॉल करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाएगी, विंड टरबाइन होगा आपके पास और यहाँ आपके पास बैक टू बैक कन्वर्टर होंगे। ठीक है, और फिर ये आपके साथ डायरेक्ट या ट्रांसफार्मर भी आएगा बीच में और केबल होगी, उसके बाद जो है वह ग्रिड होगा। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। ये देख ले विंड टरबाइन, WEC का मतलब विंड टरबाइन सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो गियरलेस है, कोई गियर बॉक्स नहीं है, वेरिएबल स्पीड के ऊपर ऑपरेट करेगा और सिंगल ब्लेड एडजस्टमेंट है, मतलब ब्लेड की पिचिंग को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम इसमें किस किस तरीके से होती हैं, 3 इंडिपेंडेंट पिचिंग कंट्रोल सिस्टम है विद इमरजेंसी पावर सप्लाई, यानी कि इसमें बैकअप प्रोटेक्शन भी होगी, यूपीएस होगी ब्रेकिंग के लिए, जो मैंने आपको डिस्कस की थी। और 3 इंडिपेंडेंट पिचिंग कंट्रोल का मुराद यहाँ पे ये है कि तीनों ब्लेड्स जो हैं विंड टरबाइन के, उसके जो पिचिंग मैकेनिज्म है वो इंडिविजुअली भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मतलब एक कमांड तीनों पिच के ऊपर नहीं, यानी आप इसको एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए तीनों ब्लेड्स की पिचिंग को कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा आपके पास रोटर ब्रेक है, रोटर लॉक है, यानी कि आपकी डिस्क होती है जो कि रोटर को लॉक कर देती है ताकि वो हाई विंड स्पीड के ऊपर रोटेट ना करे। अच्छा जी, किस तरीके से होगा, अपविंड रोटर विद एक्टिव पिच कंट्रोल, तो ये एक्टिव पिच कंट्रोल इसमें इम्प्लीमेंटेड है। और अपविंड डायरेक्शन का मतलब ये कि विंड से डायरेक्शन आ रही होगी उस डायरेक्शन में वो इंस्टॉल होगा। इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है। 3 नंबर ऑफ ब्लेड्स, स्वेप्ट एरिया कितना एरिया है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया, आप इसका रोटर डायमीटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यू विल गेट द सेम आंसर। अगेन ब्लेड मटेरियल इसमें क्या है, एपॉक्सी रेजिन इस्तेमाल की गई है, बिल्ट इन लाइटनिंग प्रोटेक्शन है, अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होगी उसमें प्रोटेक्शन है। यॉ सिस्टम है, एक्टिव यॉ गियर, यानी कि एक्टिव यॉ का मतलब क्या है कि आप उसको रोटेट कर सकते हैं 360 यॉ एक्सिस में टू अलाइन विद द विंड डायरेक्शन। ओके, इसमें कट आउट स्पीड बताइए, कट आउट स्पीड क्या होती है बताएं जरा मुझे। जी जी सर ये कट इन स्पीड तो जो उसकी कांस्टेंट के साथ कट आउट, यानी कि सर इसके बाद जो है ना पावर नहीं देगा। कट आउट स्पीड ये वो स्पीड है अगर विंड की स्पीड ये अचीव हो जाएगी तो विंड टरबाइन हैज टू बी शट डाउन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग Yes, sir. प्रोटेक्शन उसमें करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग 28 to 34 में ये अपनी विंड स्पीड को वो स्टॉप कर देगा, अपनी रोटेशन को स्टॉप कर देगा। अच्छा, रोटेशनल स्पीड ये वेरिएबल है, अगेन मैंने आपको कहा था वेरिएबल हमारे पास फायदा देती है कि हम मल्टीपल विंड स्पीड के ऊपर अपनी एनर्जी को ट्रैक कर सकते हैं और मैक्सिमम पावर पॉइंट उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये इसमें वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन होगा 6 to 21 आरपीएम के ऊपर, ये मतलब वेरिएबल ऑपरेशन दे सकता है। दिस इज वेरी गुड wind turbine which has a lot of flexibility to generate maximum power that is available in the wind. अच्छा, ये अगेन थोड़ा सा डिटेल दिए, पिचिंग कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे है, सिंगल ब्लेड पिचिंग सिस्टम, वन इंडिपेंडेंट
पिचिंग सिस्टम पर रोटर ब्लेड विद एलोकेटेड इमरजेंसी सप्लाईज। ठीक है, ये थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया इंटरनली। अगर आप देख लें तो ये आपके पास नंबर 5 है रोटर हब। ठीक है, ये आपके पास पिचिंग मैकेनिज्म के लिए मोटर्स लगी हुई हैं। नंबर 4 पे है ब्लेड अडेप्टर। ठीक है, जो ये रोटर को अटैच करने के लिए ये कह रहे ब्लेड को अटैच करने के लिए हब से। नंबर 6 लेबलिंग इन्होंने कंप्लीट नहीं की। अच्छा, नंबर 6 ये है रोटर ब्लेड्स हैं। नंबर 3 आर जनरेटर। देखें मल्टी पोल मशीन है। ठीक है, मल्टी पोल मशीन है जिससे जनरेटर। एंड देन एट 1 पे मेरे एरिया जहाँ पे आप ये देख लें ट्रांसफार्मर है या स्विच गियर कन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दीज ऑल आर द कन्वर्टर सिस्टम। तो ये एक उन्होंने रफ सी एग्जांपल आपको दिखाई है। अच्छा, इसके अलावा ये डिफरेंट विंड टर्बाइंस हैं, इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पढ़ सकते हैं, इसकी पावर रेटिंग वगैरह कैसा है। मैं एक चीज़ और आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। ऑन द लास्ट पेज इन्होंने कंपेयर किया है कि कौन कौन से मेथड्स हैं विंड टर्बाइन को स्टॉप करने के। एक जो कन्वेंशनल मेथड है, ये नजर आ रहा है ग्राफ आपने देख रहे हैं? यस सर। ठीक है, एक कन्वेंशनल मेथड है। फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि अगर विंड स्पीड फॉर एग्जांपल v3 यहाँ पे हम 25 मीटर पर सेकंड एज्यूम कर लेते हैं, उससे ज्यादा एक्सीड करेगी वो इमीडिएटली शट ऑफ हो जाएगा। ओके, और फिर क्या होगा कि इट विल वेट फॉर सम टाइम। बेसिकली यहाँ पे क्राइटेरिया ये होता है कि अगर विंड स्पीड 25 मीटर से ऊपर है फॉर 20 सेकंड या आप कोई भी टाइम देना चाहें तो उसके बाद वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर वो वेट करेगा कि कब ये 25 मीटर पर सेकंड से कम आती है। अमूमन एक हिस्टेरिसिस सा लूप बनता है और वो डेटा यहाँ पे जो मेन जो बैक विंड स्पीड कम आने की जो लिमिट होती है वो बाज़ दफा 20 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है और 18 भी हो सकती है, डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड लेवल आप क्या सेट करते हैं। एंड यू आल्सो हैव टू सेट सम मिनिमम ऑफ टाइम कि इतने टाइम पीरियड के लिए अगर विंड स्पीड कम है तो वो दोबारा ऑपरेट हो जाए। तो ये बेसिकली एक हिस्टेरिसिस का लूप बनता है जिससे आपके पास जो एनर्जी है यहाँ पे वेस्ट हो रही होती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? क्योंकि इस पीरियड के लिए विंड टरबाइन ऑपरेट नहीं हो रहा होगा, तो इस तरह से एक तरह से ये आपके पास थोड़ा वेस्ट है एनर्जी का। एनरकॉन ने क्या किया है, उन्होंने अपना सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया है कि अगर आपके पास ये थ्रेशोल्ड है विंड स्टॉर्म की, जैसे उन्होंने वैल्यू दी 28 या 25 व्हाटएवर यू वांट टू कीप इट, उसमें जैसी आती है वो ग्रेजुअली विंड स्पीड को रिड्यूस करता है यूजिंग पिचिंग मैकेनिज्म और ब्रेकिंग मैकेनिज्म। जब वो मैक्सिमम विंड स्पीड के ऊपर अचीव हो जाता है, फॉर एग्जांपल इन्होंने 28 टू 34 दिया था, तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यूं कहें 34 मीटर पर सेकंड विंड स्पीड आती है, सो इट कंप्लीटली शट डाउन। अब जब विंड स्पीड ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही होती है 34 से 32, 31 और 30 जो भी आप कहें लिमिट उसमें सेट है, तो ये बजाय वेट करने के लिए अपनी विंड की जो प्रोडक्शन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है फॉलोइंग दिस कर्व, जस्ट लाइक द कर्व दैट यू हैव इन द स्टार्टअप लेटर। फ्रॉम कट इन स्पीड से अगर आप इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली, तो उससे ये होता है कि आपकी जो एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती। और इसमें जो हिस्टेरिसिस के जो क्या कह सकते हैं आप ऑन ऑफ की टॉगलिंग जिसे आप कह सकते हैं, वो टॉगलिंग जो है वो नहीं होती और यू जस्ट गो बाय द लीनियर बिहेवियर। क्या बात क्लियर हो गई? यस सर। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि इनका एनरकॉन का अपना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। ये उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ कंपेयर किया पावर कर्व विदाउट एनरकॉन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और ये एग्जांपल दिया है पावर कर्व विद एनरकॉन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स दे दिए कि किसके ऊपर उन्होंने किस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म किए, विंड क्लासेस क्या है।
So you can read this paragraph as well. This is good one. ठीक है, चलें, बात क्लियर हुई कि विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर डाटा अपना किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। यस सर। चलें, अब इसको हम वापस जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। आपने डाटा कॉपी कर लिया? नहीं सर, डेटा कॉपी नहीं किया। चलें, सो इन दिस कॉलम मैंने डाटा शीट को यूज करते हुए पर विंड स्पीड जो है 1 2 3 जो भी मीटर पर सेकंड हमारी विंड स्पीड है उसके रिस्पेक्ट से मैंने डाटा इंसर्ट किया है एंड देन आई कैन प्लॉट इट। ठीक है, सेम डाटा आई कैन प्लॉट इट। तो एट द एंड एट द बॉटम आई हैव प्लॉटेड दिस वन। तो ये सिमिलर कर्व है दैट इज शोन इन द डाटा शीट। ओके, अब आपने मुझे वेरीफाई करना है जो सीपी फैक्टर जो इन्होंने दिया हुआ है वो सही है या गलत है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सीपी फैक्टर? ये मैं आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूं। ठीक है, आप पावर कैलकुलेट करेंगे, इनपुट पावर यानी कि विंड पावर कैलकुलेट करेंगे फॉर एवरी विंड स्पीड which is 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second, and you will apply the formula half density area of MV area of swept area, yes sir, the rotor V cube। ठीक है, यहाँ पे पूरा कॉलम बनेगा। यहाँ पे v की वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे 1 2 3 4। ठीक है, कीप गोइंग अप टू 24। स्वेप्ट एरिया वो आप डाटा शीट से लेंगे, आर स्क्वायर सर, रोटर का 70 डायमीटर का। सर। ठीक है, 71 मीटर जो है रोटर डायमीटर है, डेंसिटी 1.225 है। तो ये वो पावर आ जाएगी जो विंड में अवेलेबल होगी। ओके सर। तो सीपी होती है बेसिकली एफिशिएंसी। ठीक है, अब हर विंड स्पीड के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे विंड की पावर आ जाएगी बॉटम पे जो डिनोमिनेटर में, और आउटपुट पावर विंड टरबाइन की ये वाली हो जाएगी जो रिप्रेजेंट की है 0 2 18 फॉर एवरी विंड स्पीड। तो आपके पास उसके पास एफिशिएंसी आ जाएगी विंड टरबाइन की कन्वर्जन किस तरीके से कर रहा है। तो नॉर्मली ये उसी वैल्यू को आनी चाहिए अप्रोक्सीमेट जो डाटा शीट में उन्होंने सीपी फैक्टर दिया हुआ है। ओके, बात समझ आ गई? यस सर, यस सर। ओके, अच्छा, अब इसको कंप्लीट करें न्यूमेरिकल को बस इस तरीके से। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? विंड फ्लो ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन 30 डेज में आप इस टरबाइन को यूज करते हुए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले कैलकुलेट करेंगे वो क्या टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। ऐसे ही है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर आपके पास गिवन है जो टरबाइन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ये वैल्यूज। ओके, अब आपने टाइम निकालना है कि किस टाइम के ऊपर ये पावर जो है वो जनरेट होगी। ईच पावर किस टाइम के ऊपर जनरेट होगी वो आप कैलकुलेट करोगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से। और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रही है विंड स्पीड के ऊपर। और ये विंड स्पीड बेसिकली आपको बताती है कि उस विंड स्पीड के ऊपर कितनी पावर आपने जनरेट करनी है। तो बेसिकली आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हो। टाइम अब आप कितना है 30 का कितना, यहाँ पे टोटल टाइम कितना होगा? आप करें 30 इज डेज मल्टीप्लाई बाय 24। एक मंथ में कितने आवर्स हैं? तो दिस इज योर टोटल आवर्स। बात क्लियर है? अब यहाँ पे जो टोटल आवर कितना है 720 आवर्स बन जाएंगे। ऐसे ही है,